तो मैं मानता हूं कि इस बार परिवारवाद का मसला बनेगा, क्योंकि ये मुद्दा बन ही नहीं सकता है। क्योंकि ये जो है आखिरकार जब चुनाव होता है, अगर जीत के नहीं आएंगे तो ये कैसे नेता बनेंगे। सपोर्ट करते हैं परिवारवाद? सपोर्ट करने का सवाल नहीं है, वस्तु स्थिति यही है। आज तेजस्वी ने अपने वर्थ को प्रूव किया, तब ना आज मास लीडर बन गए हैं। आज क्या ऐसा नहीं है कि राजनीति कुछ मुट्ठी भर परिवारों के हाथ में सिमट के रह गई है? हम लोग रिसर्च कर सकते हैं उस पर कि कैसे डेमोक्रेसी का हरास हो रहा है, लेकिन रियलिटी में जब हम वोट देने जाते हैं तो उसी को चुनते भी हैं। सत्ता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि परिवारों के हाथ से राजनीति निकले। नमस्कार, जन मीडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति प्रभा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही ढेर सारे मुद्दे राजनीतिक गलियारों में तैरने लगते हैं। कुछ जनता को लुभाने वाले मुद्दे होते हैं, कुछ राजनीतिक हमले के लिए मुद्दे बनाए जाते हैं, तो कुछ पारंपरिक भी होते हैं। लेकिन इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में परिवारवाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। जिस तरह से जन विशाल रैली में 3 मार्च को रैली हुई थी महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की, और उस रैली में पीएम मोदी के परिवार पर सवाल उठाया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा। उसके बाद से बीजेपी ने इसको लेकर कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने तो जवाब में ये तक कह दिया है कि पूरा देशवासी मेरा परिवार है। और बीजेपी के नेताओं के आप एक्स हैंडल अकाउंट्स वगैरह पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो कैंपेन चलाना शुरू किया है, अपने अकाउंट्स के साथ मोदी का परिवार ये टैग किया हुआ है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। परिवारवाद पर हम बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि परिवारवाद आखिर ये मुद्दा कितना अहम हो चुका है इस चुनाव में, और ख़ासकर ये मुद्दा नया है या फिर सदियों से चलता आ रहा है, और इसका असर कितना जनता पर पड़ता है। परिवारवाद पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है 2 वरिष्ठ पत्रकारों को। बिहार झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं कमलेश जी और प्रणव चौधरी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो कमलेश जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये मुद्दा अभी अभी नया नया शुरू हुआ है, जिस तरह से बहुत ज़ोर शोर से इस पर बहस भी छिड़ गई है, या फिर सदियों से चलता आ रहा है, और इसका असर कितना पड़ा है ये तो हम प्रणव चौधरी जी से जानेंगे। लेकिन ये आप बताइए कि नया है या पुराना है? परिवारवाद का मसला तो बहुत पुराना है, और परिवार राजनीति में परिवार तो हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार ये मसला बन रहा है। और इस बार इसलिए भी ये मसला बन रहा है कि ये न सिर्फ मतदाताओं के बीच एक मसला बन रहा है, बल्कि राजनीतिक दलों के भीतर भी मसला बन रहा है। आप देखिए कि कई जगहों पर इसी मसले को लेकर परिवार टूट रहे हैं। अभी आज की घटना है कि झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से त्यागपत्र दे दिया और वो भाजपा में चली गई। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। इसी तरह से आप देखिए महाराष्ट्र में भाजपा ने शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रमुख जो हैं उद्धव ठाकरे, उनके भाई राज ठाकरे को अपने पक्ष में कर लिया, तो वहाँ भी परिवार एक मसला बन गया राजनीति में। इसी तरह से आप देखिए बिहार में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच जो झगड़ा है वो राजनीति में एक मुद्दा बन गया है। तो मुद्दा तो बन रहा है, और इस बार ज़्यादा गंभीर मुद्दा बन रहा है। इस बार न सिर्फ मतदाताओं की गोलबंदी हो रही है, बल्कि राजनीतिक दल भी इस मसले पर उलझ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और इसके चलते मतदाताओं के बीच चर्चा और बहस का एक मसला बन गया है। तो मैं मानता हूं कि इस बार परिवारवाद का मसला बनेगा, और ज़बरदस्त बनेगा। जी प्रणव चौधरी जी, क्या आपको भी लगता है कि ये मुद्दा ज़बरदस्त बनने वाला है? हमको लगता है कि कमलेश की बातों से थोड़ा मैं डिफ़र करूँगा, क्योंकि ये मुद्दा आज का मुद्दा नहीं। जैसा उन्होंने कहा, ये मुद्दा पुराना है। इसका कोई असर हमको नहीं लगता है कि इस चुनाव में पड़ेगा। इसीलिए नहीं लगता है कि अगर आप देखिएगा तो पिछले 5 दशक से 6 दशक से 7 दशकों से ये चला आ रहा है। अगर हम साउथ की बात छोड़ दीजिए, नॉर्थ की बात, साउथ की बात को अगर हम करें तो आप तेलंगाना में देख लीजिए, केसीआर है, उनके बेटे हुए, फिर वहाँ पर जगन रेड्डी का ये हुआ, फिर आप करुणानिधि का पूरा फैमिली का इतिहास देख लीजिए, फिर शरद पवार का पूरा देख लीजिए, पूरा फैमिली उनका पॉलिटिक्स में है। उसे आते आते आप देखिएगा फिर मुलायम सिंह, फिर लालू। ये मुद्दा अगर होना होता तो कब ये हो गया। बिहार के ही अगर केस में लालू यादव के परिवार को लें, या मान लीजिए चिराग पासवान के ही रामविलास के परिवार को लें, तो अगर इनको ख़त्म होना होता या इनके विरुद्ध कोई वोटर होते तो ये आज इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं होते, क्योंकि ये मुद्दा बन ही नहीं सकता है। क्योंकि ये जो है आखिरकार जब चुनाव होता है, अगर जीत के नहीं आएंगे तो ये कैसे नेता बनेंगे। तो अगर लाए तो ठीक है, मैंने आपको प्रोजेक्ट किया, लेकिन आपको अपना वर्थ को प्रूफ करना होगा।
आज तेजस्वी ने अपने वर्थ को प्रूव किया, तब ना आज मास लीडर बन गए हैं और एक अपना ओहदा बना लिए हैं बिहार के पॉलिटिक्स में, जब यंग है। लेकिन सर इसको भी तो नहीं भूला जा सकता है कि उनको प्रूफ करने का मौका दिया गया। क्या सबको ऐसा मौका मिल सकता है? मिलता है, लेकिन कितने को मौका मिला लेकिन नहीं किया। हाँ, पत्रकार ये सवाल उठा सकते हैं, पत्रकार के लिए काम है लिखना, पढ़ना, इस पर रिसर्च होना, किताब लिखना, और ये इलेक्शन आएंगे जाएंगे, ये डिबेट चलता रहेगा। और हमको लगता है कि 30-40 वर्ष से हम लोग यही डिबेट कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में भी, अरे उसका परिवारवाद, उसका परिवारवाद, ये है। लेकिन ये समस्या चलती रहती है और काम चलते रहता है, सरकारें आती है, सरकार जाती है। आज कभी लालू रहेंगे तो कभी चिराग पासवान रहेंगे, कल को तेजस्वी रहेंगे तो कल कोई दूसरा रहेगा। अभी देखिए, तो अभी हाल के दिनों में, कल ही परसों आरजेडी के एक नेता ने प्रोजेक्ट किया रोहिणी आचार्य को। रोहिणी आचार्य इज़ ए फ्रेश एंड शी इज़ यंगर डॉटर ऑफ लालू प्रसाद यादव, अब वो रहती है सिंगापुर में। और उसका अभी हाल के दिनों में वो चर्चा में थी क्योंकि इन्होंने किडनी डोनेट किया था अपने फादर को। तभी एक मैसेज जा रहा है कि सारण से उसको खड़ा किया जाए। अब ये स्थिति है कि नई जनरेशन को मौका दिया जाए। भी बहुत रहती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और एक्सपर्ट तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और सोशली बहुत ये हैं। खास करके पिता के साथ उसका एक बॉन्डिंग बन गया। उसके बाद पोस्ट डोनेशन जो की है उसके साथ एक बॉन्डिंग बन गया। बोलती कम है, लिखती ज़्यादा है सोशल मीडिया साइट पे। और वो अभी मान लीजिए आवाज़ उठा है तो कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। सारे लोग आ गए हैं वहाँ से और वहाँ पर घर पे सुने कि जिंदाबाद जिंदाबाद हो रहा था उनके लेकर के। तो उसको आप कैसे विरोध कीजिएगा? जब बताइए, कल को जीतेंगी सारण से तब पॉलिटिक्स में आएंगे। कुछ लोग होते हैं जो कि बैकडोर से जाते हैं, तो एक सर्टेन एज के बाद बैकडोर से जाते हैं। यंग डेज में लोग चाहता है कि जनता के बीच जाएं और जनता के बीच करें। तो मेरे हिसाब से ये ओल्ड थ्योरी है कि परिवारवाद, वंशवाद, लेकिन आज के तारीख में ये एक ऑर्डर ऑफ द डे बन गया है कि आप अगर हैं तो आप अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए करना ही है। और हम नहीं लगता है कि नॉर्थ बिहार इंडिया को छोड़ दीजिए, तो समूचे साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक और ईस्टर्न इंडिया तक सपोर्ट करते हैं परिवारवाद? सपोर्ट करने का सवाल नहीं है, वस्तु स्थिति यही है। क्योंकि एक बात तो है ना सर कि जब परिवारवाद, आप तेजस्वी प्रसाद यादव की ही बात कह रहे हैं। अभी तेजस्वी ने मेहनत करके अपने आप को इतना उभारा है, लेकिन है तो वो लालू जी के बेटे। पहले तो वो फील्ड में उतरे तो लालू जी के बेटे के नाम से ही ना। ऐसे तो बहुत सारे युवा आए और खत्म हो गए, उनका नामो निशान तक मिट गया, राजनीति से आए और चले गए। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। आप इसलिए कि लालू अगर इंडिया में अकेला होते तो आप बोल सकते थे इसको, लेकिन ऐसे लालू तो अभी रिसेंट आए हैं, इसके पहले कितने लोग कर चुके हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज जगन रेड्डी किसका लड़का है? आज वो जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीएम है कौन है? अपने मन से तो बने नहीं हो। उनके फादर डेथ किए, ये उनके सहानुभूति से वोट मिला और उनका बहुत बहुमत आया, वो जीते। आज शरद पवार के जो भतीजा है कैसे लड़ रहा है आपस में, ये भी तो एक पिक्चर है। कैसे अभी कमलेश ने कहा कि झारखंड में जो है सीता सोरेन अपनी बेटी को खड़ा कर रही है भाजपा से, उसकी बेटी जो है वो खड़ा होगी, तब उस परिवार में फूट हो गया। एक जेएमएम का पूरा संस्थापक है झारखंड का, और दूसरी तब वो बीजेपी में चली गई है। ये तो होता रहेगा। कल को एनटी रामाराव के फैमिली से विस्फोट हो गया, याद होगा आपको, आज से कई दशक पहले एनटी रामाराव की जो वाइफ थी वो अलग हो गई। तो इस तरह के चलते रहेंगे। वही हम कह रहे हैं, एकेडमिक अप्रोच के लिए बहुत अच्छी सब्जेक्ट है ये, कि एकेडमिक आप लिखते रहिए, अखबारों में इसको गाली देते रहिए, लेकिन एट द प्रैक्टिकल सिचुएशन देखिएगा। तो परिवारवाद कितना कारगर होगा, दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और दोनों का इसमें मतभेद है। एक का कहना है कि इस बार बहुत ज़ोर शोर से ये मुद्दा असर डालने वाला है, और दूसरी तरफ प्रणव चौधरी हैं, उनका कहना है कि ये सदियों से चलता आ रहा है, बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या डेमोक्रेसी पर इसका असर तो पड़ता है? बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम आर्थिक आधार पर कहते हैं कि देश भर की पूंजी कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सिमट गई है, उसी तरह से आज क्या ऐसा नहीं है कि राजनीति कुछ मुट्ठी भर परिवारों के हाथ में सिमट के रह गई है? कार्यकर्ता पूरे 5 वर्ष मेहनत करते हैं और लेकिन जब टिकट की बारी आती है, जब चुनाव लड़ने की बारी आती है, तो उनको पता चलता है कि उनके पार्टी अध्यक्ष का पुत्र अचानक धरती पर अवतरित होता है और चुनाव लड़ जाता है। तो चूंकि कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं, तो उनके लिए काम करते हैं।
लेकिन आप ये समझिए, जैसे अभी प्रणव जी ने रोहिणी आचार्य का उदाहरण दिया, लेकिन भाई सवाल ये है कि सारण में दूसरे कार्यकर्ता भी तो वर्षों से मेहनत कर रहे होंगे। तो ये जो जनतंत्र का आधार जो है वो तो जनता की सहभागिता है। जनता की सहभागिता को इंगित करता है कार्यकर्ताओं का मनोबल, कार्यकर्ताओं का परिश्रम। और जब कार्यकर्ता 5 वर्ष परिश्रम करेगा और उसे पता चलेगा कि उसके परिश्रम का फल जो है वो तो ऊपर से उतरा हुआ कोई अंतरिक्ष पुत्र लेके चला जाएगा, तो फिर ये जो जनता की भागीदारी है, जनतंत्र का जो मूल बात है, मूल आत्मा, वो खत्म होगी। और वैसे भी हम लोग ये मानते हैं कि जनतंत्र जो है सत्ता का अधिकाधिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। जितना आप विकेंद्रीकरण कर सकते हैं सत्ता का, तो जनतंत्र में जब आप सत्ता का केंद्रीकरण कुछ मुट्ठी भर परिवारों के हाथ में करेंगे तो ये तो जनतंत्र के विरुद्ध बात है। इसलिए सत्ता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि परिवारों के हाथ से राजनीति निकले। और मुझे लगता है कि इस बार इस पर गंभीरता से बात हो रही है। ये ठीक कह रहे हैं प्रणव जी कि ये बहुत वर्षों से या सब मतलब जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से चल रहा है, लेकिन इस बार जितना सघन हुआ है, इस बार जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद बोल रहे हैं, ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो इस मसले पर नहीं बोल रहा है। तो जब राजनेता बोल रहा है तो राजनेता तो वही बोल रहा है जो जनता के बीच से बात उस तक पहुंच रही है। अपने मन से कोई कुछ नहीं बोलता। तो मुझे लगता है कि इस बार जनता भी इसको लेकर चर्चा कर रही है, बहस कर रही है, इसलिए चुनाव का मसला ये है जी। और ख़ासकर ये बहस तो काफ़ी दिलचस्प हो चला है। आप कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, आप कितना सही मानते हैं डेमोक्रेसी के लिए? कमलेश की बात को ये करेंगे, जो इसने कहा है उससे कौन डिफर कर सकता है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जितनी बातें कही वो टेक्स्ट बुक बातें कही, जो होना चाहिए। हमको ऐसे होना चाहिए, डेमोक्रेसी खतरे से है, एक परिवार में सिमट के रह गए, बहुत अच्छी बातें कही इन्होंने, इससे कोई डिफर नहीं कर सकता है। लेकिन इस बात से भी हम ये टेक्स्ट बुक टाइप स्टेटमेंट आज के तारीख में नहीं है। जहाँ सोशल मीडिया हो, जहाँ धनबल हो, जहाँ मसल मैन हो, जहाँ क्रिमिनल्स हो, जहाँ पावर में फ्लो करता हो मनी, वहाँ पर ये सवाल बेतुकी सवाल है। ये जो इन्होंने कहा वो 100% सही, कोई इससे डिफर नहीं कर सकता है आज के समाज में। जो किसी से पूछेगा नहीं बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत सही बात है, लेकिन वो क्या है सही बात? सही बात वो टेक्स्ट बुक में है, वो लिखने के लिए है, वो एकेडमिक चर्चा में हो सकता है, हम लोग रिसर्च कर सकते हैं उस पर कि कैसे डेमोक्रेसी का हरास हो रहा है। लेकिन रियलिटी में जब हम वोट देने जाते हैं तो उसी को चुनते भी हैं। ये रियलिटी, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये रियलिटी है। ही इज़ टॉकिंग अबाउट थियोरिटिकल परसेप्शन। हमारा कहना है कि प्रैक्टिकलिटी में हम जो फेस कर रहे हैं, हम किसी रीजन का भी नाम नहीं ले रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि लोग जीतते हैं पब्लिक उस पर। आज कैसे मोकामा में और बाकी जगहों में लोग जीतते, डेमोक्रेसी का तो भी हरास है ना। ऐसा तो नहीं कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होता है और वहाँ के जीतने वाले इलीगल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपना अपना परसेप्शन है। और यानी बात थ्योरी और प्रैक्टिकल पे आ चुकी है, लेकिन ये सवाल तो है कि आखिर ये मुद्दा जनता को कितना प्रभावित करेगा। आप बताइए। जनता को हो सकता है कि कुछ तक प्रभावित करे भी और ना भी करे। जनता वो नहीं सोच रही आजकल, खास करके अगर बिहार की बात करें तो पूरा कास्ट बेस्ड सोसाइटी यहाँ पर है, पूरा फ्रेगमेंटेड कास्ट सिस्टम है, इतना डीप रूटेड कास्ट यहाँ बड़ा हुआ है जिसमें ये नहीं सोचे कि कौन परिवार है, कौन हमारे जात का लोग जीत रहा है, खड़ा हुआ है, उसको वोट देना है। ये परसेप्शन लार्जर इसमें है, और जिसको ज़्यादा परसेंटेज है उसी को वोट जाता है। ये तो सारा सिस्टम जाना है। तो वहाँ पर एक दूसरा खेला है। 24 घंटा पहले चुनाव के क्या होगा वो डायनेमिक्स अलग है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं थियोरेटिकल लेवल पे कि क्या गलत है, क्या सही है, डेमोक्रेसी है, ये सतरंगी है। जो लोकतंत्र है वो सतरंगी है। आएंगे जाएंगे, एक डांस ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं कि लोकतंत्र की नाच, वो नाच में हम लोग खड़े हैं, ऑडियंस बन के देख रहे हैं कि कैसा नाच चल रहा है। कोई कथक कर रहा है, कोई कुचिपुड़ी कर रहा है, कोई डिस्को कर रहा है। अब इसी में आपको चुनना है कि किसको चुनना है। और जहाँ जाति इतना हावी है और गरीबी इतना ज़्यादा डेंस है, उसके बाद बेरोजगारी है, उसमें हम किसको चुन रहे हैं? जाति को चुन रहे हैं। वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अभिशाप है। हम किसी से सवाल पूछते हैं कि भाई आप अगर खड़ा हुए तो हमारे लिए क्या कीजिएगा? आज तक हमने पूछा किसी से ये सवाल कि आप अगर मेरे कैंडिडेट हैं, आप बताइए शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, आप बेरोजगारी के लिए क्या कीजिएगा, आप हमारे यहाँ नलकूप लगाइएगा? ये सवाल नहीं करते हैं। हम लोग जाके वोट दे देते हैं। लेकिन बाकी चीज़ अगर खरीदते हैं बाज़ार से, अगर हम लोग
तो पूछते हैं कितना दिन चलेगा, इसकी क्या गारंटी है। गारंटी तो आप देश की नहीं ले रहे हैं, गारंटी तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं ले रहे हैं आप गारंटी ले रहे हैं क्या, हम आपको वोट देंगे नेताजी प्रणाम। ये है दुविधा, इस दुविधा को मिटाना पड़ेगा और मिडिल क्लास मेंटालिटी से हटना पड़ेगा। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो ऐसा ही आपको परफॉर्म करना है वो इलेक्शन में ही, अदरवाइज पढ़े लिखे और नहीं पढ़े, डिग्री होल्डर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ सब लोग डिग्री होल्डर हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो अपने जात की बात करते हैं। वहाँ इशू नहीं देखते कि किस इशू पर हम चुनाव का वोट दें, इसीलिए यह हाल है। जी बिल्कुल, सोच समझ कर देना चाहिए। राज्य और देश के विकास के लिए आपको ऐसे ही लोगों को चुनना चाहिए जो आपके सवालों का जवाब दे सके, जो आपके लिए विकास कर सके। आप बताइए कि आखिरी सवाल आपसे है कि जनता को ये कितना प्रभावित करेगा। सेम सवाल जो हमने प्रणव जी से पूछा। नहीं, प्रणव जी ने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर हम मतदान करते हैं और जाहिर है कि जो परिवारवाद का उदय होता है वो बिहार में खासकर वो जाति के स्टालवार्ट के ही बेस पर होता है। लेकिन आप ये प्रैक्टिकल के मामले में दोनों एक मत हो गए। लेकिन ये बताइए कि इसी स्टालवार्ट में, इसी जाति के जो जाति के आधार पर मतदान में लालू प्रसाद चुनाव हारते हैं या नहीं हारते हैं, मीसा भारती चुनाव हारती हैं या नहीं हारती हैं। तो इसलिए जनता तय करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति के आधार पर मतदान करती थी, जाति के आधार पर भी वो अपने फैसले लेती है। नए लोग, जाति के भीतर का कंट्राडिक्शन भी जनता के फैसले को तय करता है। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सिर्फ ये कहकर नहीं कर सकते हैं कि जाति के आधार पर मतदान होता है। नहीं, जाति के भीतर के कंट्राडिक्शन भी मतदान के फैसले तय करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो परिवार का मसला है इस बार ज़्यादा गहरा इसलिए हो रहा है कि जाति के भीतर के कंट्राडिक्शंस खड़े हो रहे हैं, परिवार के भीतर के कंट्राडिक्शंस खड़े हो रहे हैं। सत्ता सिर्फ इसी आदमी के हाथ में क्यों रहेगी, सत्ता सिर्फ इसी परिवार के हाथ में क्यों रहेगी। ये कंट्राडिक्शन अब ज़्यादा गहरा और ज़्यादा सघन हुआ है, इसीलिए लोग इस पर बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि मतदान का एक मसला बनेगा। और ये मसला सिर्फ मतलब दोनों पक्षों में है। एनडीए के साथ भी वही मसला है, एनडीए के भीतर भी परिवार है और जो इंडी गठबंधन या जो महागठबंधन है उसके अंदर नुकसान किसका होगा, इंडिया या एनडीए का? नहीं, दोनों नुकसान दोनों झेलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, नुकसान दोनों को होने जा रहा है। और इस बार तो बात होगी, आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव प्रचार पीक पर जाएगा ये बात होगी और दोनों पक्षों को जवाब देना होगा, दोनों पक्षों को जवाब देना होगा जनता के बीच। जी, परिवारवाद और वंशवाद को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं और दोनों के अलग अलग मत हैं थ्योरी को लेकर, लेकिन प्रैक्टिकल में दोनों सहमत हैं। जी, हम कमलेश की बात से डिफर करेंगे। लालू यादव चुनाव हारे, लालू यादव अकेले नहीं चुनाव हारे, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी, समझ गए, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे। तो ये चुनाव हारना वो वेव पर डिपेंड करता है कि करंट वेव क्या है कंट्री में या स्टेट में। तो जहाँ एंटी करप्शन का मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह एक क्लासिक एग्जाम्पल है। उन्होंने कैसे कांग्रेस से हट करके प्रधानमंत्री 1 ही साल के लिए बने, लेकिन एक वेव था करप्शन, एंटी करप्शन वेव था समूची कंट्री में। जैसे जेपी का आंदोलन था 74 का आंदोलन, उसमें जात पात नहीं देखा। अभी वेव था एंटी करप्शन का, तब नीतीश कुमार आए जंगल राज के इशू पर, याद करो उस समय 2005 में कैसे वाइप आउट हो गए लालू प्रसाद, फिर कैसे उभर के सामने आए। ये एक टेम्पोररी फेनोमेना है, कंटिन्यूस फेनोमेना है। जो लड़का जीवित जन्म लिया 90 के दशक में, वो नहीं जानता है कि लालू क्या किए नहीं किए। ये भी बात फैक्ट है ना। आज 30 बरस का हो गया वो लड़का, 40 बरस का हो गया, वो नहीं जानता कि लालू का वो समय कैसा था या नीतीश का वो समय कैसा। वो आज का तारीख जाना है। जो अपवर्डली क्लास है, मान लो कोई पढ़ा लिखा क्लास है, चाहे जात कुछ भी हो, तो एक दूसरे नज़रिए से सोचता है चीज़ों को, उसका जॉब दूसरी तरह से है, वो चीज़ों को अपवर्डली कंटेक्स्ट में सोचता है। वो कुछ लोग सॉफ्टवेयर जाते हैं, कुछ लोग IAS बनते हैं, कुछ लोग IPS बनते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी सब है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो जाति में हारना जीतना एक ये है, स्वाभाविक है। तुम हारोगे, हम जीतेंगे, वो सही बात है। उसमें ऐसा नहीं कि कौन नहीं हारा चुनाव। यानी समय परिवर्तनशील है और समय के साथ साथ परिस्थिति बदलती है और मुद्दे भी नए नए आते हैं और वो मुद्दे कितने समसामयिक होते हैं इसका असर चुनाव पर पड़ता है, उसके परिणाम पर पड़ता है। तो आज की बातचीत को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही आप किस मुद्दे से सहमत हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिए। जन मीडिया इंस्टाग्राम और X पर भी मौजूद है, आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। शुक्रिया।